नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस और कावेरी इंजन की तरफ से है। अब ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे, क्योंकि एक दूसरे के बिना इनमें से किसी एक का भी डेवलपमेंट पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि कावेरी इंजन को इनिशियली तेजस में ही इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा था। पर इनिशियली इसकी जो थ्रस्ट आउटपुट था ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ही कम था और इसका जो कोर सेक्शन था वो भी काफ़ी स्टेबल नहीं था, जिस वजह से ये अपनी इनिशियल टेस्ट को ही पार नहीं कर पाया था। अभी के हालात में तेजस में हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 84 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इस बीच पिछले कई सालों से जब कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा था, जो कि सेम कोर को मॉडिफाई करके डेवलप किया जा रहा था, तो इसकी कोर सेक्शन को पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक स्टेबल बनाया जा चुका है और रिसेंट टेस्ट के दौरान इसकी जो ड्राई थ्रस्ट आउटपुट था वो भी रिक्वायर्ड थ्रस्ट आउटपुट से लगभग 2 किलोन्यूटन ज़्यादा पाया गया था और ये अभी करीब 48 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी एक बार फिर से कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बेस करके इसकी एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो ड्राई थ्रस्ट आउटपुट होगा उसको 48 के बदले 57 किलोन्यूटन के आसपास तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जाएगा और साथ ही जो आफ्टर बर्निंग सेक्शन होगा उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, जिससे जो नए कावेरी इंजन को अभी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है इसका थ्रस्ट आउटपुट 90 किलोन्यूटन या उससे ज़्यादा हो सकता है। और अगर ऐसा करने में हम लोग सफल हो जाते हैं तो इसको फ्यूचर में सभी LCA तेजस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है और अमेरिकन इंजन के बदले इंडियन मेड इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग 2025 से शुरू करने की बात की गई है, जब इसकी मॉडिफाइड वेरिएंट को 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को अचीव करने के लिए टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से, जिसे भारत का अपना पहला इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। अभी तक इसकी डेवलपमेंट बहुत ही स्मूथ चल रहा था और अभी फाइनली इसे इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल करना शुरू किया जा रहा है और फ्यूचर में 150 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी किया जा सकता है। इस दौरान कुछ फॉरेन कंट्रीज की तरफ से भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए HAL के साथ बातचीत करने की कुछ खबर सामने आ रही है, जिसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज होने की बात HAL की तरफ से पहले भी किया जा चुका था। अभी पता चला कि केनिया की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीद में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अभी तक जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज के नाम सामने आए थे जो कि इंडियन सिस्टम को खरीदना चाहते थे, उसमें से कहीं पर भी केनिया का नाम नहीं था, जो कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे थे। पर अभी केनिया के डिफेंस सेक्रेटरी भारत की गश्त पर आए हुए हैं, तभी उनकी इस विजिट के दौरान ये बात सामने निकल कर आ रही है कि HAL के साथ अभी केनिया की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू किया जा रहा है और अभी केनिया के ऑफिशियल्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर का कुछ डेमो भी दिखाया गया था। केनिया की तरफ से अभी MD-530F हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि मेनली वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको सप्लीमेंट करने के लिए केनिया की तरफ से अभी एक मॉडर्न कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान बना रहा है, जिस वजह से वो अभी HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उनको पसंद आता है तो हमें इन हेलीकॉप्टर को फ्यूचर में केनिया को एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंटली मीडिया की तरफ से बात फैलाया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक इंडियन कंपनी के साथ 2 अलग अलग कैटेगरी की कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयर डिलीवर मुनिशंस को खरीदने की बात की गई थी। यहाँ पर ये एग्जैक्टली बताया नहीं गया था कि किस सिस्टम को ऑर्डर करने की बात की जा रही थी और कितने मात्रा में उनको ऑर्डर किया जा रहा था। फिलहाल इस बात को तब कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, लेकिन जब से ये खबर सामने आया था तब से ट्विटर से लेके बाकी सभी सोशल मीडिया साइट पर ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स को खरीदा जा रहा है। और जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था कि 2 डील को साइन किया गया था, जिसमें एक एरियल डिलीवर मुनिशन को खरीदा गया, तो इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब परफेक्टली फिट होते हैं, जिनका नाम गौरव और गौतम है।
ये दोनों ही सिस्टम प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन है जिनको लॉन्ग डिस्टेंस से स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अपने आप ही टारगेट तक गाइड कर सकते हैं और ग्लाइड करके जा सकते हैं और एक हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट भी कर सकते हैं। गौरव एक 1000 kg क्लास की विंग्ड बॉम्ब है जिसको लॉन्च करने के बाद इसकी विंग्स ओपन हो जाते हैं जिस वजह से लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकता है। इसके बाद गौतम की बात करें तो इसका वजन करीब 550 kg और इसमें कोई भी विंग मौजूद नहीं है, पर फिर भी इसमें खतरनाक फायर पावर मौजूद है। गौरव की रेंज करीब 100 किलोमीटर तक है जो कि खास करके इसकी विंग्स की वजह से इसका रेंज इतना ज़्यादा बताया जाता है, जबकि गौतम की बात करें तो इसका रेंज 30 किलोमीटर के आसपास ही होने की बात की गई है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से और अभी हम तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को ये बात शायद पता होगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट की विजिट पर गए थे तभी भारत और यूएस के बीच कई डिफेंस डील को फाइनल करने की बात की गई थी। उसमें HAL की तरफ से डिमांड किए गए 99 जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS6 एरो इंजन की डील सबसे पहला प्रायोरिटी था जिसको आगे चल के हम लोग तेजस MK2 में इस्तेमाल करने वाले थे। साथ ही फ्यूचर में एमका की इनिशियल प्रोटोटाइप्स और इसके इनिशियल प्रोडक्शन यूनिट्स को भी बनाने के इस्तेमाल करने वाले थे। अब इसमें पहले इस इंजन को डायरेक्टली खरीदने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इन इंजन्स को TOT के साथ भारत में लोकली असेंबल करने का प्रयास किया गया तो ये कंडीशन यूएस के सामने रखा गया था, जिसको लेके काफ़ी दिनों तक नेगोशिएशन करने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इसमें अपने तरफ से भारत को 100% तो नहीं बल्कि अपनी इंजन की 80% TOT ऑफर करने के लिए सहमति जताया गया था। साथ ही इन इंजन्स को भारत में बनाने के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सहमति जताया गया था, लेकिन इसके बाद भी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को अप्रूवल मिलना बाकी था, क्योंकि अगर TOT के लिए यूएस गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देता है तो उसके बाद भी चाहकर भी जनरल इलेक्ट्रिक भारत के साथ अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अभी ये बात सामने आई कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली इस डील को अप्रूव किया जा रहा है और भारत के साथ जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS6 इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए और इनको लोकली भारत में बनाने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है। अब इसमें सहमति जताने के पीछे तो कई कारण हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट के लिए फायदे के सौदे होने वाले हैं, लेकिन रिसेंटली जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 100 तेजस MK1 को अपने सर्विस में शामिल करने के लिए कहा गया था तो इससे डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि हम आगे से भी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 100 तेजस MK1 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को इनिशियली एडिशनल 100 इंजन के लिए ऑर्डर मिल सकता है और उसके बाद में ये नंबर 4 गुना तक बढ़ भी सकता है, क्योंकि हर 10 से 12 साल के बाद इंजन को बदलने की जरूरत पड़ती है। फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर इसको 3 से 4 बार इंजन को बदलने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को भारत से एडिशनल 400 के आसपास या उससे ज़्यादा जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की इंजन की ऑर्डर आगे चल के मिलने की उम्मीद किया जा सकता है, जो कि उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा और काफ़ी बड़ी डील होने वाली है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ नए सिस्टम्स को खरीदने की बात सामने आई थी। इन सिस्टम्स का नाम UXOR यानी कि अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट है और इनको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया। इन सिस्टम को अभी इंडियन एयरफोर्स की इंजीनियरिंग कोर में शामिल किया जाएगा और ऐसे टोटल 11 यूनिट को भी खरीदने की बात सामने आई है। अब इनको खरीदने के पीछे जो मेन कारण है वो ये कि अगर किसी टेस्टिंग के दौरान कोई ऑर्डिनेंस सही तरीके से एक्सप्लोड नहीं कर पाता है या ऐसे कोई सिचुएशन होता है जहाँ पे बम जो कि सही तरीके से नहीं पड़ता या फुस हो जाता है, आमतौर पर ऐसे दिवाली के पटाखों के साथ होता हुआ आप सब देख चुके होंगे, जो कि कभी कभी फटने की वजह फुस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद इनको छूना बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये कभी भी फट सकते हैं या हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि आगे चल के फटेंगे या फिर नहीं फटेंगे। तो अगर सेम सिचुएशन किसी ओरिजिनल बम के साथ हो जाता है जिसको एयरक्राफ्ट से ड्रॉप करने के बाद ये एक्सप्लोड नहीं करता है तो उसके पास जाकर चेक करना खतरे से खाली नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए DRDO की तरफ से UXOR सिस्टम को डेवलप किया गया था जिनको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है और करीब 1 किलोमीटर की दूरी से बम को जाकर डिफ्यूज किया जा सकता है और काफ़ी दूरी से ही अनएक्सप्लोडेड बम्स को या मोटार सेल्स को चेक किया जा सकता है और साथ ही इनको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। DRDO का कहना है कि सिस्टम जो है ये करीब 1000 kg के स्टैंडर्ड की बम को डिफ्यूज कर सकता है और इसको अभी मैन्युफैक्चर करने के लिए DRDO की तरफ से 3 इंडस्ट्रियल पार्टनर को भी सिलेक्ट किया गया है, जो कि जॉइंटली इनको मैन्युफैक्चर करने वाले उनको इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी और आर्म फोर्सेस को सप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।